रोहिणी के बेटे कौशल ने ध्वनि से लव मैरिज की थी। हालांकि ध्वनि एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, पर फिर भी अपने बेटे की खुशी को समझते हुए रोहिणी ने ध्वनि को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। ध्वनि दहेज में अपने साथ एक बड़ा सा संदूक लेकर आई थी, जिसमें क्या ये ध्वनि के अलावा किसी को नहीं पता था। ऐसे ही एक शाम रोहिणी अपनी बहू के कमरे में जाती है और खुद से कहती है, मौका अच्छा है, जल्दी से संदूक को खोल कर देखती हूँ। आखिर ऐसा भी क्या है इस संदूक में? जब से ध्वनि ब्याह कर आई है, एक बार भी संदूक को हाथ नहीं लगाने दिया। आखिर मेरी गरीब बहू क्या लेके आई है इस संदूक में? इतना कहकर रोहिणी संदूक के पास जाती है, पर जैसे ही रोहिणी संदूक को खोलने लगती है, तभी उसे जोर से दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है। रोहिणी गेट खोलने के लिए जैसे ही नीचे जाती है, तो देखती है दरवाजे पर उसकी पड़ोसन नयनतारा खड़ी थी, जो रोहिणी को देखकर बोलती है, अरे रोहिणी बहन, जरा घर पे चाय पत्ती खत्म हो गई है मेरे पे, थोड़ी सी चाय की पत्ती दे दे। ये हमेशा गलत टाइम पर ही क्यों आती है? हाँ लाती हूँ, रुको। इतना कहकर रोहिणी रसोई से एक कटोरी चाय पत्ती लाती है और नयनतारा को दे देती है। तभी नयनतारा बोलती है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहिणी बहन, मोहल्ले में तो तुम ही हो जो मेरी मदद कर देती हो हर बार। वैसे ध्वनि बिटिया दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ पर है वो? नयनतारा इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर हाथों में पूजा की थाली लिए ध्वनि आ जाती है और बारी बारी नयनतारा और रोहिणी का आशीर्वाद लेती है। तभी नयनतारा बोलती है, बहू भले ही गरीब घर से आई है, इसके संस्कारों का तो कोई मोल ही नहीं है। सच में गुणों की भरी है तेरी बहू। बेवकूफ पड़ोसन, आज मैं देख ही लेती कि संदूक में क्या है, लेकिन ये बीच में आ गई और अब इस गरीब की तरफदारी कर रही है। नयनतारा बहन, तुम्हारे चाय का पानी उबल रहा है, जाओ चाय में पत्ती डाल दो। रोहिणी की बात सुन नयनतारा बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और ध्वनि भी अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। जब कभी भी ध्वनि घर से बाहर होती या किसी काम में लगी होती, तो मौका पाकर रोहिणी उसके कमरे में जाती और किसी तरीके से संदूक को खोलने की कोशिश करती है, पर हर बार उसकी कोशिश नाकाम साबित हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन ध्वनि रोहिणी के साथ बैठी चाय पी रही होती है। तभी रोहिणी बोलती है, बहू एक बात बता, देख ये तो तू भी जानती है कि तू कितनी गरीब है। तेरे माँ बाप ने दहेज में 1 रुपया नहीं दिया, जो किया हमने ही किया। तू तो दहेज के नाम पर बस एक संदूक लेकर आई है, इसमें भी क्या लेकर आई है क्या नहीं हमें पता ही नहीं है। ऐसा भी क्या है उसमें? माँ जी देखिए, उसमें जो भी है मेरे लिए बहुत खास है। यूँ समझ लीजिए कि मेरे पिताजी की सारी जमा पूंजी है, जो उन्होंने मेरे लिए उम्र भर जोड़ी है। अरे बहू, अगर यही है तो फिर तूने इतना बड़ा ताला क्यों लगा रखा है? आज तक कभी खोल कर नहीं दिखाया कि गरीब के संदूक में ऐसा क्या है। माफ कीजिएगा माँ जी, पर मैं आपको वो संदूक खोलकर नहीं दिखा सकती हूँ। हाँ ठीक है, जो है तेरा है, मुझे क्या। ये गरीब तो ऐसे जता रही है जैसे कि लाखों का सोना भरा हो इसके संदूक में। ऐसे ही सोचते सोचते रोहिणी चाय पीने के बाद वहाँ से उठकर चली जाती है। वक्त गुजरता जाता है। रोहिणी अपने मन में संदूक को खोल के देखने की नई नई तरकीबें सोचने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब कौशल ऑफिस से घर आता है, तभी ध्वनि उसके लिए पानी लेकर आती है और पास में बैठी रोहिणी उससे कहती है, कौशल, सारा दिन बहू घर का काम करती है और मेरी सेवा करती है, तो मैं चाहती हूँ कि तू बहू को कहीं घुमा फिरा कर ले आ। कल तुम दोनों कुलदेवी के दर्शन के लिए चले जाना, मैंने गाड़ी बुक कर दी है। पर माँ जी, आप अकेले कैसे रहेंगी? आप भी हमारे साथ चलिए ना, मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। अरे बेटा, एक ही दिन की तो बात है और तुम रात को तो वापस आ ही जाओगे। अब मुझे कोई सवाल जवाब नहीं सुनना, तुम दोनों कल सुबह जाने की तैयारी करो। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। हम कल सुबह ही कुलदेवी के दर्शन के लिए चले जाएंगे। ध्वनि, तुम खाना लगाओ। कौशल के कहने पर ध्वनि जल्दी से सभी के लिए खाना लगा देती है, जिसके बाद सभी मिलकर खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह कौशल और ध्वनि कुलदेवी के दर्शन के लिए घर से निकल जाते हैं और उनके जाते ही रोहिणी कहती है, सही मौका है, आज तो मैं जानकर ही रहूंगी आखिर उस संदूक में कौन सी जमा पूंजी है जो इस गरीब ने इतनी संभाल कर रखी है। आज तो गरीब का संदूक खुलकर ही रहेगा। इतना कहकर रोहिणी फटाफट से ध्वनि के कमरे में जाती है और देखती है कि संदूक पर बड़ा सा ताला लगा हुआ है। रोहिणी काफी कोशिश करती है, पर वह किसी भी तरीके से अपनी गरीब बहू के संदूक का ताला नहीं खोल पाती है।
तभी उसके पीछे से ध्वनि बोलती है। क्या हुआ माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? बहू, तू यहाँ? तू तो कौशल के साथ गई थी ना? माँ जी, वो हम कुछ दूर गए थे, तभी मंदिर के पंडित जी का फोन आ गया कौशल जी को। उन्होंने कहा कि पहाड़ धंस जाने की वजह से मंदिर जाने का रास्ता बंद हो गया है, इसलिए हम वापस आ गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। पर माँ जी, आप मेरे कमरे में मेरे संदूक के पास क्या कर रही थी? क्या आप ताला तोड़कर संदूक खोल रही थी? अरे नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस यूं ही समय बिताने के लिए साफ सफाई कर रही थी, तो तेरे कमरे में आ गई। तभी देखा तेरे कमरे में एक चूहा संदूक पर चढ़ रहा है, उसे ही भगा रही थी। ठीक है माँ जी, अब आप आराम करो, मैं आ गई हूँ ना, सारा काम मैं खुद कर लूंगी। ध्वनि की बात सुनकर रोहिणी हाथ मलते हुए वहाँ से चली जाती है। वक्त बीतता जाता है। रोहिणी के दिल में अब अपनी गरीब बहू के संदूक को खोलकर देखने की चाह और ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके चलते अब किसी भी हालात में रोहिणी संदूक को खोलकर देखना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन ध्वनि अपने कमरे में नहीं थी, तभी रोहिणी उसके कमरे से संदूक उठाकर अपने कमरे में ले आती है और हथौड़े से संदूक का ताला तोड़ने लगती है। तभी ध्वनि वहाँ आकर अपनी सास का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? मुझसे बिना पूछे मेरे कमरे से मेरा संदूक उठाकर कैसे ले आई? अपनी मर्जी से ले आई? अरे हद होती है, कब तक छुपा कर रखेगी कि तेरे इस संदूक में है क्या? अरे मुझे देखना है कि इस गरीब के संदूक में ऐसा कौन सा खजाना है जो इतना बड़ा ताला लगा रखा है। माँ जी, ये मेरा संदूक है, मैं जब चाहूँ इसे खोल सकती हूँ और जब चाहे बंद कर सकती हूँ। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मेरी चीजों को ऐसे बिना पूछे मेरी मर्जी के उठाकर ले आए। अरे क्यों नहीं ला सकती? सास हूँ मैं तेरी, समझ गई? और तुझ जैसी गरीब को मैंने अपनी बहू बना लिया, यही बहुत है। और तू अपने इस 2 कौड़ी के संदूक पर ऐठ रही है। इतना कहकर रोहिणी जबरदस्ती ध्वनि के संदूक का ताला तोड़ देती है और जैसे ही रोहिणी वो संदूक खोलती है तो उसके अंदर ध्वनि के पिता की पगड़ी थी, जिसे देख ध्वनि कहती है, देख लिया माँ जी आपने इसमें क्या है? अरे मेरे बाबा की पगड़ी है। हम गरीबों के पास धन भले ही ना हो, पर इज्जत तो हर पिता के बराबर की होती है, फिर वो चाहे कितना भी अमीर या गरीब क्यों ना हो। मेरे बाबा ने अपनी इज्जत को मुझे सौंपा था इस पगड़ी के रूप में, जिसे हर दिन देखकर मुझे एहसास होता था कि मुझे अब एक नहीं 2 खानदानों की इज्जत की लाज रखनी है। ऐसा कुछ नहीं करना कि मेरे बाबा का सर शर्म से झुक जाए। ध्वनि की बात सुनकर रोहिणी का सर शर्म से झुक जाता है और वो कहती है, बहू मुझे माफ कर दे बेटा, पर पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो गई थी इस संदूक को लेकर कि आखिर इसमें क्या है जो तू इतना संभाल कर रखती है। बस इसलिए मैंने ये सब किया, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। अब तो आप जान गई ना कि गरीब के संदूक में क्या है, तो अब आप किसी भी तरीके की कोई बेचैनी दिल में मत रखना। मैं इस संदूक को रख कर आती हूँ। इतना कहकर ध्वनि अपना संदूक उठाकर वापस से कमरे में ले जाती है। साथ ही रोहिणी भी अब ध्वनि को अपनी बेटी की तरह प्यार करती है।